हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पिंकी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम साइकोलॉजी सीरीज में हमारे सेकंड क्लास शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में स्टडी करने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेसिकली आपको नाम से भी पता चल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? व्यवहार की। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मनोविज्ञान के अंदर हम मनुष्य के व्यवहार की स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर हम शिक्षा को और ऐड कर देते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम किसकी स्टडी करेंगे? शैक्षिक व्यवहार की। शैक्षिक व्यवहार की, ठीक है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? एजुकेशन के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हमारे व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार की हम स्टडी करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? शैक्षिक व्यवहार की, मनुष्य के शैक्षिक व्यवहार की। चलिए अब हम थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति के बारे में, या शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में कैसे आया, मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान कैसे आया, वो सब जान लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति या शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ 19वीं ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है स्वतंत्र रूप में शिक्षा मनोविज्ञान कब आया, स्वतंत्र रूप में शिक्षा मनोविज्ञान कब आया, तो वो 1920 ईस्वी में, 20 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से मानी जाती है। रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा, ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, या अगर आपसे बोल दे कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसने किया, आरंभ कहां से माना जाता है, तो वो क्या आएगा? रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसका आरंभ प्रकृतिवादी विचारधारा से माना जाता है। पर ये प्रकृतिवादी विचारधारा है क्या? देखिए, रूसो ने कहा था अपनी प्रकृतिवादी विचारधारा में कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की योग्यता, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति, उसकी सीखने की योग्यता अलग अलग होती है। इसलिए हमें प्राणी को इन्वायरमेंट में, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहा था रूसो ने अपनी प्रकृतिवादी विचारधारा में कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति, उसकी योग्यता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इसलिए हमें प्राणी को स्वतंत्र रूप से प्रकृति से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा थी वो अरस्तु की शिक्षण विधियों से संबंधित थी। अब अरस्तु ने अपने शिक्षण विधियों में कहा था कि सभी को अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए, अलग अलग विधियां होनी चाहिए, और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। अलग अलग विधियों का या अलग अलग शिक्षा से उनका क्या मतलब था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा संगीत में निपुण है तो हम उसको IAS की या इंजीनियरिंग की शिक्षा दें। हमें हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, उसकी योग्यता अलग अलग होती है, इसलिए हमें उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। इसीलिए रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अगर आपसे पूछता है तो वो क्या आएगा?
प्रकृतिवादी विचारधारा। इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा और किसी दूसरे वे में देना चाहे तो वो सूत्र पूछ सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात कहाँ से हुआ है या सूत्र क्या है, तो प्रकृतिवादी विचारधारा। अब आपने थॉर्नडाइक का नाम सुना होगा, थॉर्नडाइक जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया है, थॉर्नडाइक। अब जो ये थॉर्नडाइक साहब थे, इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए हैं, पढ़ा होगा आपने, सीखने के नियम 3 मुख्य नियम है, बाकी गौण नियम है। थॉर्नडाइक ने जो ये सीखने के नियम दिए थे, ये पूरी तरह से मनोविज्ञान पर बेस्ड थे, हमारे साइकोलॉजी को फॉलो करते थे। इसलिए थॉर्नडाइक को हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक। आरंभ कहां से होता है, रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है, स्टेनर हॉल। स्टेनर हॉल ने बालकों के संबंध में, बच्चों के अध्ययन के संबंध में पहली बार प्रश्नावली का निर्माण किया, बालकों के लिए, ठीक है, बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। वैसे अगर सबसे पहले देखें प्रश्नावली किसने बनाई थी, वुडवर्थ ने। सबसे पहले प्रश्नावली बनाई थी वुडवर्थ ने, लेकिन बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे पहले प्रश्नावली बनाई थी स्टेनर हॉल ने, ठीक है। इसलिए हम स्टेनर हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, स्टेनर हॉल। इसके बाद एक और फेमस नाम है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन अक्सर आता है, वो भी लिख लीजिए। स्टेनर हॉल कौन थे, जिन्होंने बच्चों के व्यवहार के स्टडी के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। उसके बाद एक और साहब आते हैं, जॉन ड्यूवी, नाम सुना होगा आपने। जॉन ड्यूवी साहब ने 1890 में शिकागो में, कहां पे, शिकागो में शैक्षिक व्यवहार के लिए प्रयोगशाला स्थापित की, शैक्षिक प्रयोगशाला। जब हमने मनोविज्ञान का इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 1879 में विलियम वुंड ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी और 1890 में शैक्षिक प्रयोगशाला की बात हो रही है, ठीक है। पहली शैक्षिक प्रयोगशाला शिकागो में जॉन ड्यूवी साहब ने स्थापित की थी। यहाँ पर शिक्षा से उत्पन्न व्यवहार की स्टडी की जाती थी। शिक्षा देने के बाद किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, ये सब स्टडी यहाँ पर की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, थॉर्नडाइक साहब हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, स्टेनर हॉल। स्टेनर हॉल क्यों, क्योंकि इन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। अगर आपसे सीधा पूछता है कि सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, तो वुडवर्थ ने। लेकिन अगर बच्चों के व्यवहार के लिए पूछता है तो कौन आएगा, स्टेनर हॉल। जॉन ड्यूवी साहब थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1890 में शिकागो में शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, पहली शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब कुछ कथन है कुछ मनोवैज्ञानिकों के शिक्षा मनोविज्ञान को डिफाइन करने के लिए या इसको समझाने के लिए। सबसे फेमस परिभाषा जो है B.F. स्किनर की है, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कहते हैं, सीखना एक विज्ञान है, सीखना एक विज्ञान है और सिखाना एक कला, और सिखाना एक कला।
किसका कथन है ये, किसकी परिभाषा है ये, स्किनर की। ठीक है, तो जहां भी सीखना या सिखाने से रिलेटेड कोई भी शब्द आ जाता है, इन शब्दों को रिप्लेस करके अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, मान लीजिए सिखाना की यहाँ पे अधिगम आ जाता है और शैक्षिक आ जाता है, तब भी आपको ध्यान रखना है इस बात से कि ये दोनों बात के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान ये मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के व्यवहार की, तक शैक्षिक व्यवहार की संपूर्ण व्याख्या है। ठीक है, एक और मनोवैज्ञानिक थे पील महोदय, इनका कथन भी बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था, जैसे मनोविज्ञान में जेबी वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान विज्ञान का एक शुद्ध रूप है, इसी तरह इन्होंने बोला था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द प्योर साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का शुद्ध रूप है, मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो हमने कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं बहुत फेमस हैं, उनके बारे में जाना। और आज अगर हम देखना चाहें हमने क्या क्या पढ़ा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में 1900 ईस्वी में आया, स्वतंत्र रूप से 1920 ईस्वी में आया। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ या जनक किसको बोला जाता है, तो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा को। थॉर्नडाइक को हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। स्टेनर हॉल ने बच्चों के व्यवहार के लिए सबसे पहले प्रश्नावली दी थी, इसलिए हम उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। और उसके बाद ये कुछ परिभाषाएं हैं जो बार बार पेपर में पूछी गई हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।